हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस सेक्शन ऑफ 11th केमिस्ट्री हम लोग बात करेंगे आज आयनिक रेडियाई की। आयनिक रेडियाई जैसा आप जानते हैं, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी भी है, इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट्स द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आयंस, दो टाइप के आयंस होते हैं। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। आयंस दो टाइप के हैं, कौन कौन से हैं? वन इज़ केटाइन एंड वन इज़ एनाइन। बनते कैसे हैं? केटाइन कैसे बनता है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वहाँ से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन, केटाइन बन जाता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहाँ से एनाइन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Cl प्लस वन इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Cl नेगेटिव। केटाइन आर फाउंड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एज एनाइन आर फाउंड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। केटाइन एनाइन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो हम बात कर रहे हैं आयनिक रेडियस की, आयनिक रेडियस जो है वो बेसिकली कहाँ हम डिफाइन कैसे करते हैं इसको? दैट द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉन अपना प्रभाव दिखा रहा है। देखिए उसके चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है। या आप कह सकते हो एटम जो है उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सपोज दिस इज एन एटम और उसके चारों तरफ हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फील कर सकते हैं, जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है द एरिया अराउंड द एटम इन विच द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी सीन और कैन बी ऑब्जर्व। ऑब्वियसली देख नहीं सकते लेकिन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो सेंटर ऑफ एटम से लेकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या कहलाती है? वो हमारी आयनिक रेडियस कहलाती है। नाउ अब हम पहले बात करेंगे कि जो हमारे केटाइन है, एनाइन है, उनका जो रेडियस में जो चेंज है वो किस तरीके से काम कर रहा है। मींस बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि ये कैलकुलेट कैसा होता है, आयनिक रेडियस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब सवाल ये है, आयनिक रेडियस को कैलकुलेट करने, जैसे हम जानते हैं कि कोई आयनिक स्पीशीज़ है, जैसे NaCl कोई ले लीजिए। NaCl इज आयनिक स्पीशीज़। तो NaCl के अंदर सपोज दिस इज द Na एटम एंड दिस इज द क्लोरीन एटम। तो इनके बीच का ये डिस्टेंस देखिए, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। सो दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो हम देख रहे हैं किसका है? केटाइन, और ये एनाइन है। दिस इज सपोज Na पॉजिटिव एंड दिस इज सपोज Cl नेगेटिव। ओके, तो ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका हाफ कर देते हैं ऑलमोस्ट हम, तो वहाँ पे वो हमें क्या मिल जाता है? रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन ऐसे सच हमें यहाँ पे मिल जाता है बेसिकली। जैसे ये यहाँ पे ये जो इतना आएगा, ये क्या हो गया आपका? रेडियस ऑफ केटाइन हो जाएगा। दैट इज़ द रेडियस ऑफ एनाइन आ जाता है। मोस्टली इन केसेस में एक्सरे से हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। एक्सरे जो डिफ्रैक्शन टेक्निक है उससे मेजर करते हैं जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। नाउ बेसिकली देयर इज़ अ आइडिया हाउ वी कैन एक्सप्रेस इट। हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का लगा लें हम। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस आएगा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर, वो डिटरमाइन किया जाता है अराउंड 276 पिकोमीटर। ये कितना डिटरमाइन किया गया है? अराउंड 276 पिकोमीटर डिस्टेंस डिटरमाइन किया गया है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज 276 पिकोमीटर जो डिस्टेंस हमारे पास है और एक्सरे मेजरमेंट से निकाला है। डिस्टेंस टेकन इज एज द सम ऑफ द रेडिया ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये जो टोटल आप देख रहे हो, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आइडेंटिफाई किया गया है। 176 पिकोमीटर जो है वो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ठीक है। केटाइन और एनाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 276 पिकोमीटर हमने किससे कैलकुलेट कर लिया? बाय द एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ इसमें क्या है? दोनों की वैल्यू है, मीन्स वन ऑफ देम इज नोन, मतलब एक की वैल्यू इसकी और इन दोनों का जो इकट्ठी वैल्यू है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इट इज़ नॉट द बेसिकली हम इसको एग्जैक्ट हाफ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली क्या है, ये तो एनाइन बड़ा होता है, केटाइन छोटा होता है। तो इस केस में क्या किया जाता है, जो आपका आयन है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक पॉलिंग मेथड है यहाँ पे। पॉलिंग मेथड यहाँ डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में। पॉलिंग मेथड से क्या करते हैं हम? क्या कर लेते हैं, जो एक्यूरेट वैल्यू है, सपोज केटाइन की हम एक एक्यूरेट वैल्यू बाय द पॉलिंग मेथड ये यहाँ पे निकाल लेते हैं। एनी वन ऑफ द आयन, एक आयन की आपको निकालनी पड़ेगी एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ पॉलिंग मेथड। किसके मेथड से किया जाता है? पॉलिंग। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आइडिया के लिए बता रहा हूँ आपको। पॉलिंग मेथड से एनी वन ऑफ द आयन की हम क्या कर लेते हैं, हम उसका जो ये रेडियस वाला पार्ट है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं और वहाँ से फिर क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। टोटल में से उसको क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे।
तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दूसरे वाले आयन का रेडियस मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन के केस में ये 95 पिकोमीटर आता है, तो 276 में से 95 पिकोमीटर हम क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं और वहाँ पे हमारे पास आता है 181 पिकोमीटर, जो कि रेडियस किसका माना जाता है, दैट इज द रेडियस फॉर सोडियम आयन। Na पॉजिटिव का वो रेडियस निकल के आपके सामने आ जाएगा इन दिस केस। तो पॉलिंग मेथड से आप यू कैन कैलकुलेट एनी वन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द, यू कैन से द कैलकुलेशन ऑफ एनी वन ऑफ द आयन आप कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में से टोटल जो हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन से जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आता है कैटायन और आयन के बीच का, उसको क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, आयनिक रेडियस निकल के आता है। So this is the basically the method how we can calculate the ionic radius. अब आती है बात यहाँ पर कि आयनिक जो रेडियाई है वो ग्रुप में उसका वेरिएशन कैसे चलता है और पीरियड में कैसे चलता है। व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल में जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, यानी कि हम फ्रॉम अल्कली मेटल्स हम हैलोजन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, आपकी शेल तो वही है, आयनिक रेडियस चेंज नहीं होता। जो आयनिक रेडियस है उसका भी एटॉमिक रेडियस जैसा ही ट्रेंड होता है। व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस बेसिकली, और जब आप क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, आयनिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये सिंपल ट्रेंड जो है एटॉमिक रेडियस वाला ही ट्रेंड चलता है। अब सवाल कहाँ आता है कि जो आपका कैटाइन है, रेडियस ऑफ एनाइन, हम ऐसे कह सकते हैं रेडियस ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। अपने पेरेंट एटम से एनाइन का रेडियस हमेशा क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, और कैटाइन का जो रेडियस है वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सोडियम Na पॉजिटिव आयन का जो रेडियस है वो कम होगा Na से, और Cl नेगेटिव आयन का जो रेडियस है वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, Cl से, एटम से। अब हम देखते हैं कैसे होता है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एनाइन, हाँ एनाइन आप कह सकते हो, और इसमें पेरेंट एटम वाला भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये एक डिस्कस कर लेते हैं, हाउ द कैटाइन इज स्मॉलर। पहला हमारा यहाँ पे जो टॉपिक चलेगा वो आएगा, रेडियस ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। अपने पेरेंट एटम से कैटाइन हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस थिंग, देखिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सोडियम को ले लीजिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। अब हम इसके KLMN यानी शेल्स में रख के देखते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाते हैं, और एक कहाँ आता है, लास्ट वाली शेल में। ओके, सो अब देखिए सोडियम जब क्या बना रहा है, कैटाइन बना रहा है, तो क्या होगा, सोडियम फॉर्म्स Na पॉजिटिव बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इस केस में क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो व्हाट विल हैपन, ये शेल ही पूरी खत्म हो जाएगी। जब ये शेल पूरी निकल जाएगी तो ऑब्वियसली जो एटम का साइज है, आयन का साइज है, वो क्या हो जाएगा, अपने एटम से, पेरेंट एटम से कम हो जाएगा। पेरेंट एटम में 3 शेल्स थी, और कैटाइन के अंदर क्या हो जाती है, एक शेल कम हो जाती है सोडियम के अंदर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो पहला रीजन हमारा ये आ जाता है कि द प्रिंसिपल shell number decreases in case of cation। कैटाइन के केस में प्रिंसिपल शेल नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। n जो प्रिंसिपल शेल नंबर आती है n, उसका नंबर कम हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि पहले तो इक्विवेलेंट था, पहले जितना प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इन केस ऑफ कैटाइन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के निकालने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे भी क्या है, हमारा साइज रिड्यूस हो जाता है। तो 2 रीजन है कि क्यों एक कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से कम होता है, बिकॉज पहला रीजन तो ये है कि प्रिंसिपल शेल नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा रीजन ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम का जो एटम का साइज है, इस सोडियम एटम का जो साइज होता है दैट इज अराउंड 127 पिकोमीटर है,
और जो आयन हमारा बनता है सोडियम आयन, उसका 95 पिकोमीटर रेडियस होता है। सो यू कैन फील द डिफरेंस, यू कैन टेक एन एग्जांपल हियर। एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सोडियम एटम का 157 पिकोमीटर, सोडियम आयन बनने के बाद 95 पिकोमीटर आ जाता है, यानी रिड्यूस हो गया है। अब हम देखेंगे दूसरा हमारा आता है कि द साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। एनाइन का साइज जो है वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। सो यू कैन से दैट साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज greater than its parent atom। एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होता है। कहने का मतलब यह है कि Cl का साइज बड़ा होगा कंपैरिजन टू Cl नेगेटिव का साइज बड़ा होगा कंपैरिजन टू Cl नेगेटिव का साइज बड़ा है। अब ये कैसे होता है देखिए। अब पहले तो ये देखते हैं एनाइन बनता कैसे। एनाइन कैसे बनता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब लेता है कोई एटम तो वहां से क्या बनते हैं, एनाइन बनते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन के पास उसकी शेल में अगर हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 और फिर क्या आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। यानी KLMN को देखें तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। अब क्या है, इसको स्टेबल होने के 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने पास शामिल कर देता है, किसी से लेके यहाँ इलेक्ट्रॉन ले आता है। तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है इसके अंदर, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी उतने ही हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम Z इफेक्टिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द रीजन वाई कि जो एनाइन है उसका साइज क्या होता है, उसका साइज तो यहाँ पे एनाइन का साइज बड़ा होता है, बढ़ जाता है किससे, अपने पेरेंट एटम के जो है वहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे, एक तो ये रीज़न है ही है कि जो हमारा साइज़ है एनाइन का वो क्या हो जाता है, वो बड़ा होता है पेरेंट एटम से। ये तो हम यहाँ पे हैं ही, लिखेंगे रीज़न मैंने आपको बता दिया, इफेक्टिव डिक्रीज हो जाता है। और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो दिस से जो रेडियाई है आयन का बेसिकली वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन एटम का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। क्लोरीन एटम के अंदर नॉर्मल क्लोरीन एटम का जो साइज है दैट इज 99 पिकोमीटर स्टूडेंट्स। नॉर्मल क्लोरीन एटम का साइज 99 पिकोमीटर होता है। वहीं जो हमारा क्लोरीन आयन जो यहाँ पे बनेगा, क्लोरीन आयन का साइज 181 पिकोमीटर हो जाता है। सो यू कैन सी द एग्जांपल लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि एनाइन का साइज जो है, क्लोरीन एनाइन का साइज 181 पिकोमीटर है और कंपैरिजन टू द क्लोरीन एटम जिसका साइज 99 पिकोमीटर है। तो एग्जांपल आपने देखा, रीजन आपने देख लिया क्यों होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, पहली तो बात ये। और दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो बढ़ जाता है और एटम एक्सपैंड कर जाता है आयन बनने के बाद। सो इस वजह से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 बातें थी जो हमने आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ी, कैटायन और एनायन के रेडियस के बारे में पढ़ी। अब रेडियस की अगर बात करें, जो वेरिएशन जो है वो सेम चलती है। ठीक है। जो मोस्टली जो रेडियस का हम कहते हैं एनायन है, वो ये तो है ही है कि कैटायन का साइज जो है वो छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है, ये हमने देख ही लिया। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि जो एनायनिक रेडियस है ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें, तो जैसे हमने आयनिक रेडियाई मतलब कोवलेंट रेडियाई देखा था, वैसे ही क्या है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते रहेंगे, जो हमारा आयनिक रेडियस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो तो ट्रेंड मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सेम ही रहता है। जैसा कोवलेंट रेडियस वगैरह थे, एटॉमिक रेडियस था, वैसा ही ट्रेंड आपको आयनिक रेडियस में भी देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे सेशन के अंदर हम लोग कुछ और बातों के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू द पीरियोडिक ट्रेंड्स। अंटिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।